हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नाउन समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया और एडजेक्टिव पढ़ लिया। अब किसकी बारी है? वर्ब की। ठीक, वर्ब क्या करता है? ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस पे हैं कि किसका क्या काम है। तो वर्ब का काम क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड, मतलब काम को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये जो टीच शब्द है ये क्या बताता है? एक्शन को बताता है, काम को बताता है। जैसे तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारा बैठना क्या है? तुम्हारी स्थिति है। क्या है? स्थिति है। जैसे पंखा चल रहा है तो ये चलना क्या है? एक स्थिति है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो तो ये पढ़ना भी क्या है? काम भी है, स्थिति भी है, दोनों चीजें। ठीक, काम और स्थिति दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक, समझ आ गया? तो जो एक्शन वर्ड है, ठीक, ये जो एक्शन वर्ड है मतलब काम और स्थिति को बताना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने काम के आधार पे, ठीक है, जैसे हमें सेंटेंस में यूज करना है, ठीक, तो उसके आधार में हम इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड इसको 3 भाग में पहले बांटा और फिर उसके अलग अलग भाग है। ठीक, सबसे पहले है कि ट्रांसफर ऑफ एक्शन। क्या है? ट्रांसफर ऑफ एक्शन। काम को क्या करता है? ये मिलता है किससे? कि हमारे पास एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्या क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये ट्रांसफर पे काम करता है कि जैसे जो करता है, जो सब्जेक्ट है, वो कोई काम कर रहा है तो वो जो काम है उसका वो दूसरे पे मतलब उसके ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे मैं एप्पल खा रहा हूँ, ठीक है, मैं सेब खा रहा हूँ, तो अब देखो ये जो खाने का काम है ये किसके ऊपर हुआ है? सेब के ऊपर। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम किसके ऊपर हुआ है? किताब के ऊपर। ठीक, समझ आ गया? तो इस तरह से वो जो काम है ये आगे वाले जो शब्द है ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं उसके आधार पर। तो अगर ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव, जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ठीक, जैसे ईट, जैसे रीड, जैसे ओपन। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, तो खोलने का काम हुआ और खोलने का काम किसके ऊपर हुआ है? दरवाजे के ऊपर है। ठीक है, फिर दूसरा है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ये होता है जो स्टेट को बताता है, स्थिति को बताता है। वैसे एक्शन भी होता है, स्थिति भी होती है, लेकिन ये जो काम है ये ऑब्जेक्ट पे दूसरे किसी वस्तु पे ट्रांसफर नहीं होता, वो सब्जेक्ट पे ही रह जाता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट पे ही रह जाता है। मैं सो गया, तो अब सोने का काम किसी पे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, आई स्लेप्ट, मैं बेड पे सो गया, घर में कह रहा हूँ मैं बेड पे सो गया। ठीक है, तो लेकिन सोने का काम सोया तो मैं ही हूं ना। ठीक है, बेड को बस इस्तेमाल किया है। ओके, तो काम ट्रांसफर नहीं हुआ है, काम किसी दूसरे वस्तु पे, किसी दूसरे व्यक्ति पे गया नहीं है। ठीक, समझ आ गया? तो ऐसी ही क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव, जहां पे कर्ता का काम कर्ता पे ही रह जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कर्म पे नहीं जाता है। ठीक है, विषय में नहीं जाता है। ओके, तो जैसे स्लीप, सोना। ठीक है, मैं क्लास में आ गया, तो क्लास में आया कौन है? मैं ही आया हूं। ठीक है, तो कर्म क्या हुआ? ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक, जाना, मैं स्कूल गया। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, वेंट का दूसरा है, तो मैं स्कूल गया। स्कूल जाना भी क्या है? मेरी स्थिति को ही दिखा रहा है और काम को ही दिखा रहा है, और काम हुआ भी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर ही है। ठीक, समझ आ गया? तो दो तरह की क्रिया इसमें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए सकर्मक और इंट्रांजिटिव के लिए अकर्मक। ट्रांजिटिव मतलब क्या? कि सब्जेक्ट का मतलब जो करता है, जो करने वाला है। आगे सेंटेंस में और अच्छे से समझेगा, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जानना तो होगा कि जो क्रिया है वो सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो गई, ठीक, चली गई। और इंट्रांजिटिव क्या है? सब्जेक्ट की क्रिया सब्जेक्ट पे ही रह गई। ठीक है, काम ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, फिर फंक्शन के आधार पे किसका काम कैसा है, इसका काम कैसा है, इसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं। एक साइड है जहां पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं इसको? सहायक क्रिया, जिसको हम कह देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कह देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब उनके काम के आधार पर फिर हम बांटते हैं दो भाग में।
किसमें भाग बांटना है? दो भाग में। एक साइड आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। क्या कहते हैं हम इन्हें? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ऑक्सिलरीज भी। ठीक है, दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल हो जाते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। तो देखो लिखना भी काम है और जो होना है वो भी एक स्थिति है। दो है, लिखना और होना। लिखना भी है और होना भी है। दो आ रहे हैं कि नहीं? दो शब्द हैं यहाँ पर, हो लिखना और होना। आई एम राइटिंग, एम और राइटिंग। ठीक, तो जो एम है ये क्या है? सहायक क्रिया है। ये हमें समय को बता रही है और स्थिति को बता रहा है। समय और स्थिति को बता रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है और उसमें अभी तक लगा हुआ है, तो स्थिति भी पता चल रही है और साथ ही साथ समय भी पता चल रहा है। ठीक है, और देखो दूसरा राइटिंग। तो जो दूसरा जो काम हो रहा है उस वक्त तुम्हारे होने से जो काम हो रहा है वो हो रहा है लिखने का। ठीक, तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब जो एक्शन को दर्शाए। समझ रहा है दोनों में क्या फर्क है? हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? समय को बताता है और स्थिति को बताता है, लेकिन जो मेन वर्ब होता है ये एक्शन को बताता है, कार्य को बताता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। तो ये जो एम है, क्योंकि हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं, तो ये होना। अगर मैं ऐसा कहूं मैं लिख रहा था तो समय बदल गया, पीछे चला गया। मैं लिखूंगा तो फिर समय बदल गया। तो देख रहे हो ये हूं था होगा, इससे क्या हो रहा है? इससे स्थिति बदल रही है, समय बदल रहा है। ठीक है, एक जगह तुम काम कर रहे हो, चल रहा है, दूसरी जगह तुम क्या तुम्हारा काम हो गया, तुम अभी नहीं कर रहे हो गया, और तीसरे इसमें कह रहे हो कि तुम करोगे, आगे की स्थिति में जा रहे हो। ठीक, समझ आ गया? तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये स्थितियों को बताते हैं, समय को बताते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो मेन वर्ब होता है ये मेन कार्य को बताता है कि काम कौन सा हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऐसे होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जैसे भी इस्तेमाल हो जाते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब जैसे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। आई हैव बुक, आई हैव बुक। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, अब जैसे हैव का इस्तेमाल कैसा हुआ? बीच में और कोई शब्द तो नहीं मिल रहा है। आई हैव बुक, आई में, हैव मतलब होना और बुक मतलब किताब। ठीक, तो यहां पर जो हैव है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है? मेन वर्ब की तरह से। कैसे इस्तेमाल हुआ है? मेन वर्ब की तरह से। जैसे ठीक है, इसे उसमें दूसरा करते हैं। आई हैव टू वर्क। ठीक है, आई हैव टू वर्क। अब देखो यहाँ पर जो हैव है और देखो जो काम को बताता है, हैव टू वर्क, काम करना है मुझे। ठीक है, और जो यहाँ पर हैव आ गया वो किस तरह से आया है? हेल्पिंग वर्ब जैसे आया है। कैसे आया है? हेल्पिंग वर्ब की जैसे आया है। ठीक, तो बस अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं और साथ ही साथ मेन वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने वर्ब हैं? ऐसे एक ही वर्ब है बी, होना। एक ही वर्ब है वो क्या है? होना। बस वही अलग अलग रूप में बदलते चला जाता है। ठीक, जैसे स्थिति को बताने वाला होता है इज, सिंगल, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश अभी करते हैं तो उसमें फ्यूचर नहीं आता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ क्या है? सिर्फ प्रेजेंट है और पास्ट है। ठीक, और जब हम फ्यूचर, जो समय तो तीन होगा ही होगा, समय प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। ठीक है, तो फ्यूचर जो बनता है मॉडर्न इंग्लिश में वो मॉडल्स को यूज कर करके बनता है। किसको यूज के बनता है? मॉडल्स को यूज करके बनता है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को यूज करके बनता है। ठीक है, डायरेक्ट टेंस नहीं। ओके, तो बी होना जब प्रेजेंट होता है उसमें एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल, इज एम मतलब ये है, हम है बोलते हैं ना, और इसी तरह से आर ये भी है। ठीक है, दोनों है। सिंगुलर में वॉज और वेयर ये है था, बोलते हैं ना था। ठीक, फिर इसके बाद हैज। अब ये हैज या हैव बताता है होने को। होना मतलब मेरे पास कोई चीज है। ठीक है, पोसेशन को। ठीक है, मालकियत को।
ओके, मैं कह रहा हूँ आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। ओके, समझ आ गया? तो हैज और हैव ये दोनों होने को ही दर्शाता है, और इसी को पास्ट टेंस में क्या कहते हैं हम? हैड। ठीक, डज और डू ये भी होने को ही दर्शाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है जब हम कोई क्वेश्चन वर्ब बोलते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस करते हैं, और या तो फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तब इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये होना ही। ठीक, तो ये हो गया डज डू, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। ओके, फिर पास्ट के लिए डिड, उसके लिए चेंज नहीं होता। समझ आ गया? ठीक, अब इसके बाद जो मॉडल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जैसे ही इस्तेमाल होता है इनका। मतलब इनके साथ कोई मेन वर्ब प्रेजेंट रहेगा, इनके साथ हमेशा कोई मेन वर्ब प्रेजेंट रहेगा। मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, ठीक है, इनको हमें क्या करना है? याद करना है। ओके, और मैं कुछ बोल भी दूंगा, ठीक है, जिससे कि हमें ये शब्द क्या करना है। यही इतने ही शब्द मॉडल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कैन, जिसका मतलब है सकता या शक्ति। कुड, सकता था या शक्ति थी। ठीक, ये जो कैन होता है ये प्रेजेंट के लिए होता है, कुड जो होता है ये पास्ट के लिए होता है। मे सकता है, ठीक है, इसी तरह से ये प्रेजेंट के लिए, तो माइट किसके लिए? पास्ट के लिए, सकता था। ओके, विल शाल हो सकता है, ठीक है, हो सकता, ये किसके लिए यूज होते हैं? फ्यूचर के लिए, टाइम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज्यादा करके किसके लिए इस्तेमाल होता है? फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। शुड मतलब चाहिए, वुड चाहिए था। ओके, मस्ट जरूर, डेयर जरूरी, ठीक है, नीड जरूर। ओके, डेयर का ये मतलब है, डेयर का मतलब होता है कि डेयर का जो मतलब होता है कि डर को निकालना है, ठीक है, कोशिश करना। ओके, समझ आ गए इतने वर्ब? अब देखो जो मेन वर्ब है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है, ये टाइम के एस्पेक्ट को बताता है। ठीक है, एक्शन को तो बताता ही है, ठीक है, एक्शन को तो बताता है, एक्शन मेन एक्शन यही दर्शाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको और बांटते हैं जब हमें टाइम के एस्पेक्ट को बताना होता है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म जो बताता है प्रेजेंट को, जैसे गो, ठीक है, गो मतलब क्या? जाना। मेन काम क्या हो गया यहाँ पे? जाने का। ठीक, अब समय के आधार पर, टाइम के एस्पेक्ट के आधार पे वो किस तरह से बदलता है, लेकिन मतलब नहीं बदलता है पीछे, सिर्फ समय ही बदलता है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट जैसे गो, फिर सेकेंड फॉर्म जो पास्ट को दर्शाता है जैसे वेंट हो गया, जिसको हम V2 से दर्शाएंगे। आगे सेंटेंस में सब प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म के लिए हमेशा हम V1 दिखाएंगे जब भी हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फॉर्मूलेस बनाएंगे। ओके, वेंट के लिए V2 दिखाएंगे। ओके, फिर थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, जिसका क्या मतलब? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो देखो गो, वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन। ओके, हालांकि ये जो दो है वो बुक में नहीं दिए हैं, ज्यादा करके बुक 3 ही बताती है, पर इनका भी इस्तेमाल बराबर होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो मैंने उसे भी लिख दिया है, तो ये मत समझना कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बस इनकी जरूरत है, तो इस वजह से मैंने 2 फॉर्म और लिख दिए हैं। ज्यादा करके किताबों में कितने फॉर्म्स मिलेंगे? सिर्फ 2, मतलब ये 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पर फिफ्थ फॉर्म जो हो जाता है ये कैसा है कि गो के साथ मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाए। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो कैसे है कि हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं कि प्लूरल यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा, वो होगा जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो गोज जैसे। और फिफ्थ फॉर्म है जहां पर हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, इसे जीरन भी कहते हैं। ओके, तो गोइंग हो गया। ठीक, समझ आ गया? फिर आगे है कुछ ऐसे वर्ब्स, ठीक है, ये तो मेन वर्ब्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो अपना रूप और बदलते हैं, जिनको हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं? इन्फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनाइट वर्ब्स। तो जिसमें से पहला है इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। इसका जो रूप होता है वो कुछ इस तरह का है, जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये काम क्या क्या करता है? ये काम बहुत सारे करता है। ये सब्जेक्ट की तरह भी काम कर जाएगा, वर्ब की तरह से भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह से भी काम करेगा और मॉडिफायर्स की तरह भी काम करेगा।
सवाल बनेंगे ये सारे के सारे क्या है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। हम आगे सीखने वाले हैं, ओके। अगर जितना तुमने सीखा है अगर उस तरह से बात करें तो ये नाउन की तरह भी काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ एडवर्ब की तरह भी काम करेगा, और वर्ब तो ये खुद है ही, ठीक है। 4 तरह के रोल अपनाएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस में काम करता है, बदलता है अपने आप, ओके। जैसे आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना ही होगा, ठीक है। जैसे आई हैव टू टेक दिस, मुझे ये लेना होगा, ठीक है। समझा, जो टू का इस्तेमाल हो रहा है ये भी वर्ब को ही दर्शाता है, ठीक है। इसी तरह से सेंटेंस को इसी तरह से नाउन को भी दर्शाएगा, ऑब्जेक्ट को भी दर्शाएगा, ओके, एडजेक्टिव को भी बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट है ये जो है जीरंड। जीरंड क्या होता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखने जाए तो ये वर्ब की तरह तो इस्तेमाल होता ही है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ब की तरह से इस्तेमाल होता है, पर ये मॉडिफायर का काम भी करता है, सब्जेक्ट का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। ज्यादा करके जो काम होता है इसका वो क्या होता है? नाउन की तरह से काम करेगा। सोच रहे हो वर्ब ही क्या बन रहा है? नाउन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो सबके रूप ले लेता है, सब्जेक्ट भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा और खुद वर्ब तो रहेगा ही, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किसी चीज में करना होता है, पकड़ना होता है, तो वो किसे पकड़ना होता है? वर्ब को। वर्ब को हम 3 बार पढ़ेंगे, अभी 1 बार पढ़ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 1 बार पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात 3-4 बार पढ़ेंगे, वैसे दूसरी जगह पढ़ेंगे जब हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा मतलब चौथी बार जब हम पढ़ेंगे जब फिर से वर्ब पढ़ेंगे, ओके। सभी उसके रूल्स समझेंगे। फिर इसके बाद है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब और एडजेक्टिव मिल जाते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव मिल जाते हैं, ठीक है। ये काम करता है मॉडिफायर की तरह। कैसा काम करता है? मॉडिफायर की तरह से। जैसे ये एडजेक्टिव के रूप में कभी कभी आ जाएगा और कभी कभी ये वर्ब फ्रेज के रूप में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? तो इतनी ही चीजें हैं। तो देखो कुछ चीजें तुम्हें करनी है कि ये जो है समझ लो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब मैंने पूरा बता दिया, हेल्पिंग वर्ब सारी चीजें बता दी। तो अगर तुम अब ध्यान से देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल वर्ब जो है ये जल्दी रुकते नहीं है, ये बहुत सारे, हम कितने सारे काम करते हैं, कितने सारे अलग अलग काम करते हैं। तो हमें क्या करना होता है? इन्हें लगातार सीखना होता है। क्या करना होता है? इन्हें लगातार सीखना होता है। एक लोग बुक दो, अपनी बुक दो एक लोग। तो देखो ये जो सारे के सारे अगर तुम सही से ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा, ओके। फिर इसके बाद ये जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, ठीक, तो इसमें कोई मेन वर्ब है तो ये सब, ठीक है। और इसमें भी कोई सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमें लगातार याद करना होता है, वो क्या है? कि फर्स्ट फॉर्म, फिर उसी का रूप सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, और उसी का रूप थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगर तुम इन्फिनेटिव में भी आते हो तो बस एक ही शब्द लगाना है टू, आगे वर्ब वही है, ठीक है। अगर तुम जीरन की बात करते हो तो भी वर्ब वही है, बस आईएनजी लग जाता है, ठीक। फिर इसके बाद अगर तुम पार्टिसिपल की बात करते हो तो यहाँ पे भी वर्ब वही है, बस एडजेक्टिव जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमें क्या करना होता है? लगातार याद करने होता है, ठीक है। हमारी खुद की एक डिक्शनरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुद की एक डिक्शनरी होनी चाहिए, जहां पर हम क्या करें, एक साइड हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे नाउन्स लिख रहे हैं। कुछ नाउन्स जैसे मैंने तुम लोगों को लिखा दिए, 25 से 30 अलग अलग तरह की कैटेगरीज मैंने लिखा दी है। और इसी तरह से मैंने कहा है कि तुमको क्या चाहिए? एक डिक्शनरी चाहिए, जिसमें तुम लगातार वर्ब्स को क्या करते रहो? सीखते रहो, ठीक है। जब बुक पढ़ रहे हो, कोई शब्द आ गया जिसका मतलब नहीं पता है, तो तुम पता करोगे कि क्या है वो, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है। लेकिन मैंने प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव उतने लिखा कर दिए जिसमें तुम्हें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये जो वर्ब्स है और नाउन्स है ये कभी रुकते नहीं है, लगातार चलते चले जाते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में टोटल 20,000 शब्द हैं, जिसमें से 10 से 12,000 शब्द किसके हैं? नाउन के हैं, ठीक। फिर उसके बाद 5 से 6,000 शब्द किसके हैं? वर्ब के हैं। किसके हैं? वर्ब के हैं। लेकिन इतने क्या याद करने हैं? नहीं। कुछ शब्द हैं जो हमें डायरेक्टली इस्तेमाल, मतलब जो हम रोज देखते हैं,
जैसे वॉक चलना, रन दौड़ना, सिट बैठना, स्लीप सोना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, सी देखना, हियर सुनना, स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, टीच पढ़ाना, वर्क काम करना, कैलकुलेट गणना करना, क्लीन साफ करना, कुक खाना बनाना, वॉश धोना, रिपेयर ठीक करना, ग्रीट अभिवादन करना, हेल्प मदद करना, टॉक बात करना, स्माइल मुस्कुराना, शेयर बांटना, प्ले खेलना, डांस नाचना, सिंग गाना, जंप कूदना, राइड सवारी करना, थिंक सोचना, एनालाइज विश्लेषण करना, सॉल्व हल करना, प्लान योजना करना, डिसाइड निश्चित करना, निर्णय करना, इमेजिन कल्पना करना। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स हैं, लेकिन ये इतने आसानी से नहीं रुकेगी। इसको लगातार तुम्हें क्या करना है, सीखते रहना है, जिसके लिए अब तुम्हें डिक्शनरी की बहुत ज़रूरत है। और किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल में ही डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, या तो तुम्हारे पास गूगल तो है ही, जो शब्द है उसे क्या करो, सर्च करो। दो चीज़ें तुम्हें निकालनी है। ठीक है, पहला क्या निकालना है कि जो वर्ब है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। ठीक है, बस एक ही बचा है हमारा एडवर्ब, नहीं तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है उसका, कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद क्या है, और तीसरी चीज़ क्या करनी है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तीन चीज़ तुम्हें करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उसका हिंदी में अनुवाद क्या है और उसका मीनिंग क्या है। अनुवाद तो तुम्हें मिल जाएगा, मीनिंग अगर नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछा करके। ठीक है, समझ आ गया? ओके।